आज हम एमए उत्तरार्ध की कक्षा में प्राचीन भारत में आर्थिक विचारों का अध्ययन करेंगे। इसके लिए हमें भारत की पृष्ठभूमि में प्राचीन इतिहास को देखते हुए आर्थिक इतिहास की रूपरेखा समझनी होगी। वैदिक काल की अगर हम बात करें तो वैदिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था। वैदिक कालीन भारत की प्रमुख विशेषता वर्णाश्रम व्यवस्था थी। वहाँ श्रम का विभाजन था। कृषि और पशुपालन को अधिक महत्व दिया जाता था। उद्योग और व्यापार को हीन समझा जाता था। मुद्रा का प्रसार इस समय नहीं हुआ था। फलस्वरूप वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। वैदिक कालीन भारत में धन लोलुपता को पाप की दृष्टि से देखा जाता था। आर्थिक क्षेत्र में भाग्यवादिता व्याप्त थी। यही कारण है कि व्यक्ति धर्म से इतना अधिक आवृत था कि धर्म, काम और मोक्ष के साथ अर्थ को एक पुरुषार्थ माना गया था। अब महाकाव्य कालीन अगर हम बात करें तो महाकाव्य काल में भारत में नैतिकता और धार्मिक उपदेशों के विशेष दर्शन होते हैं। यद्यपि इस समय तक आर्थिक दशा का पर्याप्त विकास हो चुका था। व्यक्तिगत संपत्ति, राज्य, व्यापार आदि संस्थाओं का जन्म हो चुका था। भारत में संपत्ति की श्रेणी में मुद्रा के अतिरिक्त अनाज, पशु, मकान, कृषि भूमि आदि को भी शामिल किया गया था। रामायण काल में राज्य का विशेष महत्व था। उसी तरह से शासित राज्य को देश के आर्थिक जीवन के लिए आवश्यक शर्त माना जाता था। कृषि उपज का 1/6 भाग राज्य को कर के रूप में देना होता था। यही आय का प्रमुख स्रोत था। महाभारत में धन को धार्मिक कार्यों के संपादन में सहायक माना जाता था, लेकिन संतोषी व्यक्ति को ही सबसे धनवान समझा जाता था। धन प्राप्ति का वही साधन ठीक माना जाता था जो नैतिक हो। इस प्रकार महाकाव्यकालीन भारत में आर्थिक विचारों का विकास यद्यपि हो चुका था, लेकिन राजनीतिक और धार्मिक विचारों की तुलना में वह गौण था। जब महावीर स्वामी के समय और गौतम बुद्ध के समय जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, उस समय कृषि की दशा को सुधारने के लिए बहुत सी महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की गई। कृषि उपज का 1/6 भाग लगान के रूप में वसूल किया जाता था। महावीर स्वामी व गौतम बुद्ध के शासनकाल में धन नैतिकता पर आधारित था। यद्यपि धन का महत्व बढ़ा था। अमीर व्यक्तियों की सामाजिक प्रतिष्ठा थी। वैश्य वर्ग की आर्थिक स्थिति अच्छी थी, अर्थात अर्थव्यवस्था के संचालन का कार्य वैश्य वर्ग द्वारा किया जाता था। मौर्य काल तक आते आते काफ़ी परिवर्तन आने लगे थे। इस समय कौटिल्य ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में राजस्व को प्रमुख स्थान दिया। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में उन्होंने प्रशासन तथा अन्य सभी क्रियाएं वित्त पर आधारित होने के कारण
यह अत्यंत आवश्यक समझा कि राज्य कोष की ओर अधिकतम ध्यान दिया जाए। उसके अनुसार राज्य को उद्योगों, वनों की व्यवस्था करने, कृषि व्यवस्था, खान, खुदाई, मत्स्य पालन, व्यापार में भाग लेना चाहिए। कौटिल्य का प्रस्ताव था कि बजट के घाटे को पूरा करने के लिए ऋण इत्यादि का भी उपयोग किया जाए। आयातों के संबंध में उनका विचार था कि उनसे वस्तुओं की लागत को 1/5 भाग करों के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। मौर्य काल में मालगुजारी राज्य का प्रमुख आय का स्रोत था। व्यक्तिगत भूमि पर मालगुजारी की दर उपज का 1/12 भाग से लेकर आवश्यकता के समय 1/3 भाग तक लिया जा सकता था। कौटिल्य राज्य को उद्योगों से लाभ होने वाली आय को आय से अधिक अच्छा समझते थे। उनके अनुसार इस स्रोत से राज्य को न केवल आय प्राप्त होगी बल्कि समाज में लोगों को अधिक रोजगार भी प्राप्त हो सकेगा। इस प्रकार कौटिल्य के आर्थिक विचारों का बहुत अधिक प्रभाव भारतीय राजनीति पर और विशेषकर मौर्य काल पर पड़ा। अतः राज्य की आर्थिक नीति का निर्धारण कौटिल्य द्वारा ही किया गया। गुप्त काल की अगर हम बात करें, आर्थिक चिंतन की दृष्टि से गुप्त शासकों ने कृषि की स्थिति को सुधारने के लिए विशेष प्रयास किए गए। सिंचाई के लिए कुएं, तालाब, नहरों की व्यवस्था की गई। गुप्त काल में भूमि को नापने और उसकी किस्म निर्धारित करने की भी व्यवस्था की गई। किसानों को उपज का 1/4 भाग या 1/6 भाग लगान के रूप में देना होता था। गुप्त काल में व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए निगम और व्यापारिक संस्थाओं की भी स्थापना की गई। गुप्त काल में आर्थिक व्यवस्था का विकेंद्रीकरण किया गया। गांव में तरह तरह के उद्योगों का बाहुल्य था। ये जो सूत कातने, वस्त्र बुनने, इन मामलों में भारत विश्व में विख्यात था। गुप्त काल अपने सुंदर सिक्कों के लिए भी जाना जाता है। गुप्त काल में सोने की कमी नहीं थी, अतः मुद्राएं सोने के रूप में बनाई गई। इसके अलावा राज्य के अन्य स्रोत भी थे। चुंगी टैक्स, आयात निर्यात कर, व्यापारियों और शिल्पियों से वसूला गया टैक्स, चरागाहों और खानों से लिया जाने वाला आय, वन संपदा से प्राप्त होने वाली आय, अपराधियों से लिया जाने वाला आर्थिक दंड, धातु कर, सोने चांदी के आयात निर्यात पर कर और भूमि की किस्म को देख करके 16% से लेकर 25% तक कर जो लिया जाता था, वह भी आय का प्रमुख साधन था। इस प्रकार गुप्त काल में आर्थिक ढांचा सुव्यवस्थित रूप से विकसित हो चुका था। चीनी यात्री फाहियान ने यात्रा वर्णन में लिखा कि गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था पूर्णतः संगठित थी, जीवन स्तर अच्छा था और राज्य पर जनता के द्वारा नाम मात्र के कर लगाए जाते थे। हर्ष काल में राजनीतिक अस्थिरता आ गई थी, फिर भी कृषि, व्यापार एवं उद्योग उतने सबल नहीं होते हुए भी भारत की आर्थिक संपन्नता बनी हुई थी। हर्ष काल में राजकीय आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर था। चीनी यात्री हेनसांग ने स्वीकार किया कि भारतीय अर्थव्यवस्था उन्नत थी, सिंचाई की पर्याप्त सुविधा थी और विभिन्न प्रकार की पैदावार होती थी। देश में
अनेक उद्योग धंधे प्रचलित थे। इस समय सूती, ऊनी, रेशमी कपड़ा बहुतायत में तैयार किया जाता था और न केवल तैयार किया जाता था बल्कि उनका निर्यात भी किया जाता था। इसके लिए उद्योगों में श्रेणियां भी विकसित थी। फिर भी आय का मुख्य साधन भूमि कर था। अन्य कर भी वसूले जाते थे। अर्थात हर्षवर्धन के शासनकाल में आर्थिक चिंतन में प्रगति हुई, लेकिन इसमें आम व्यक्तियों का ध्यान रखा गया। अर्थात अगर हम संपूर्ण प्राचीन भारत को दृष्टिपात करें तो हम पाएंगे कि उस समय की जो सरकारें थी वे आय को महत्व देने लगी थी। फिर भी लोक कल्याणकारी सरकारें थी। आर्थिक नीतियों का नियोजन सामान्य जनता के हितों के आधार पर किया जाता था।